तो अपन बात कर रहे थे शस्त्र क्रम विधि की, ठीक है। आम सोप हो गया, पचमन सोप हो गया, पक्व सोप हो गया। और फिर मैंने बोला था कि पेज मिस हो गया, तो पेज मिस नहीं हुआ था, मुझे इस पेज ने क्या भ्रमाक कर दिया, मतलब ये थे ना फोटो ने, यहीं से। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है सुशिर पू मांस आदि को वक्षित कर लेता है, रोमों को पतला होना व सड़ जाना। कहने में इसी की बात कर रहा है, ये कौन से की, ये पक्व सोप में बात कर रहा है कि भाई जो खोखला रहता है ना, सुशिर यानी खोखला, तो उसमें क्या होती है, पस होती है, तो पू मांस आदि को भक्षित कर लेता है। क्योंकि खोखला कैसे बना, सुशिर, सुशिर यानी खोखला, खोखला कैसे बना, जो ये पड़ रही है, पस पड़ रही है, मवाद पड़ रही है, वहाँ पे जो भी है मांस, कोई भी मान लो रस रक्त मांस जो भी था वहाँ पे धातु, उसको भक्ष कर लेता है, मतलब भक्षित खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है। तो वहाँ पे क्या खोखली जगह बन जाती है, मतलब सुशिर हो जाता है। रोमों का पतला होना व सड़ जाना, अगर वहाँ पे कोई बाल फाल है तो वहाँ पे पतले हो जाएंगे या फिर सड़ जाएंगे, क्योंकि पस यही तो काम करती है, सड़ाने का काम करती है, मवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं तीन अपन ने देख लिए थे भाई, आम सोप, पचमन सोप, पक्व सोप, अपन ने ये तीनों देख लिए थे। उसके बाद में आचार्य बोलते हैं कि एक और अवस्था आती है कपजन्य सोप में। अब यहाँ पे देखो भेद बताया, अभी यहाँ सूत्र स्थान में नहीं है, चिकित्सा स्थान बताए थे आचार्य वाग्भट ने कि भाई भेद भी होते हैं इनके, कि वातज शोथ, पित्तज शोथ, कफज शोथ। तो ये बोलता है कि एक और अवस्था आती है कपजन्य सोप में, कि जो कप की वजह से होता है, वो है रक्त पाक अवस्था। कपजन्य सोप में त्वक मांस आदि का पाक न होकर रक्त का पाक होने लगता है, इसलिए बाहर से देखने पर पचमान अवस्था व पक्वावस्था के लक्षण अस्पष्ट रहते हैं। ये बोल रहा है, समझो इस चीज़ को, कि एक और अवस्था आती है जिसको अपन बोलते हैं कपजन सोत में रक्त पाक अवस्था, कि रक्त का पाक हो रहा है, उसमें रक्त की पाचन क्रिया हो रही है, मतलब रक्त पक रहा है उसमें। कपजन सोत में त्वक मांस आदि का पाक न होकर रक्त का पाक होने लगता है। तो उसमें देखो यहाँ पे मांस आदि लिखा हुआ था ना, कि भाई सुशिर हो जाता है, मांस आदि का भक्षण कर लेता है, क्योंकि पस पड़ रही है तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ थी उसको खा लेता है। लेकिन ये बोल रहा है कि कपजन सोत में कि त्वचा मांस आदि का पाक न होकर रक्त का पाक होता है, इसलिए बाहर से देखने पर पचमान अवस्था व पक्व अवस्था के लक्षण अस्पष्ट रहते हैं। मतलब इन दोनों अवस्थाओं के, कौन सी अवस्था, एक तो पचमान शोध और पक्व शोध, आप इनमें दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते उस चीज़ में कि ये पचमान सोप है कि पक्वाश सोप है, आप उसमें बता नहीं सकते, दोनों समान दिखते हैं। अब एक और लिख रहा है कि रक्त पाक अवस्था को ही पक्वावस्था ही माने, और ये बोलता है कि फिर ये अवस्था है ना रक्त पाक अवस्था, अगर आपको डिफरेंस क्लियरिटी नहीं हो रहा तो उसी को आप पक्वावस्था मान लें। रक्त पाक मतलब रक्त पाक होने पर कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, शीत शोक, त्वक सेवनता, अल्परुजा, अश्ववत घन स्पर्श। कहने का मीनिंग ये है कि कैसे पता लगेगा कि रक्त पाक हो रहा है, तो रक्त पाक में विशिष्ट लक्षण मतलब शीत शोक, आपको उसमें से जो यहाँ पे सूजन हो रही है वहाँ पे देखो जलन होती है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शीत शोक मतलब ठंडा लगेगा आपको, उस जगह पर जहाँ पे सूजन हो रही है ना वहाँ पे ठंडा लगेगा। त्वक सेवनता, त्वक सेवनता का मीनिंग है कि त्वचा के वर्ण का ही रहेगा। अल्परुजा, दर्द कम होगा। अश्वमत घन स्पर्श मतलब पत्थर के समान, अश्ववत क्या होता है, पत्थर के समान स्पर्श, मतलब पत्थर होता है ना उसके समान, तो क्या इसका स्पर्श रहेगा, मतलब मजबूत कठोर रहेगा ये। तो ये किसके हैं, रक्तपाक। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा इसमें से कि भाई रक्तपाक अवस्था के लक्षण लिखिए, विशिष्ट लक्षण लिखिए, लक्षण लिखिए, जैसा भी आएगा कि रक्तपाक अवस्था सोत या सोप, जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि बहुत सी जगह देखो, यहाँ पे सोत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सोप लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सोत सोप एक ही चल रहा है यहाँ पे, सोप और सोत। क्वेश्चन आएगा कि रक्तपाक अवस्था सोत या सोप के लक्षण लिखिए, तो आपको क्या लिखना कि शीत शोप त्वक सेवनता अल्परुजा हस्वमत घन स्पर्श। अब वर्ण में पाक का कारण क्या है, क्यों पकता है, घाव क्यों पकता है। आचार्य कहते हैं कि वर्ण में पाक का कारण रक्त सहित 3 दोष होते हैं, कि भाई रक्त तो है ही लेकिन साथ में 3 दोष हो रहे हैं, वात पित्त कफ। तो पक्वा अवस्था होने में सूल धा शोप लालिमा चारों लक्षण होते हैं। तो सूल किसकी वजह से होता है, वात के कारण। दर्द जहाँ भी हो रहा है समझ जाओ वात की वजह से होता है, तो वात के कारण। दहा किसके मतलब जलन किसकी वजह से हो रही है, पित्त की वजह से। शोप किसकी वजह से हो रही है, कफ की वजह से। और लालिमा रक्त की वजह से। ये चारों कौन कौन से, वात पित्त कफ और रक्त, इस क्या घाव को पकाते हैं, उसमें मतलब पस पैदा करते हैं एक तरीके से ये चारों। आचार्य सुश्रुत ने वर्ण में पाक का कारण 3 दोष माना है, सूल वात पाक पित्त और पू कफ में जो मवाद पड़ती है ना कफ की वजह से मरती है। सुश्रुत का साथ में मेंशन इसलिए किया है तो ताकि आपको फाइनल ईयर का थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल जाए, क्योंकि पूरी सब्जेक्ट है सर्जरी, और यहाँ के ओनली 5 चैप्टर हैं, 25 26 27 28 29 30, मतलब 6 चैप्टर हैं,
और वहाँ पे पूरी एक सब्जेक्ट है, तो सोच लो कितना पढ़ना पड़ेगा सर्जरी का आपको। सूल यानी बात, मतलब ये सूल दर्द, मत सूल यानी दर्द कौन करता है, वात की वजह से। पाक यानी जो मतलब उसको पकाता है एक तरीके से। पित्त, और जो गंदगी पैदा होती है मतलब जो पस पैदा होती है वो किसकी वजह से, कफ की वजह से। अब ये समझ में आ गया ना, एक दो दोबारा से बता देता हूँ मैं शॉर्ट टर्म में, समझना इस चीज़ को कि भाई अपन शस्त्रक्रम विधि कर रहे थे, इसमें बताया था कि घाव पैदा हो गया, चोट लग गई, तो सबसे पहले क्या होता है, सूजन पैदा होती है। सूजन के बाद में उसको बोलते हैं शोथ, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है, आम, पचमान, पक्व। आपने इसकी स्टेज देख ली, लक्षण देख लिया, आम, पचमान, पक्व। फिर इन्होंने बताया कि भाई एक और होता है जिसमें रक्तपाक अवस्था बोलते हैं, जो कप का टाइप है एक तरीके से, उसके एक विशिष्ट लक्षण है ये। इनमें कारण क्या है भाई पकने का, दर्द होता है उसमें वात की वजह से, दाह होता है पित्त की वजह से, सोप होता है कफ की वजह से, लालिमा होती है रक्त की वजह से। मतलब चारों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। अब आता है अवस्था अनुसार चिकित्सा कर्म। भाई अवस्था अनुसार कि आम अवस्था है तो क्या चिकित्सा करोगे, पचमान अवस्था है तो क्या चिकित्सा करोगे, पक्वा अवस्था है तो क्या चिकित्सा करोगे। तो अवस्था अनुसार चिकित्सा कर्म देखते हैं। तो आम अवस्था, पचमान अवस्था, कि भाई शुरुआत की दोनों है ना, आम अवस्था और पचमान अवस्था दोनों आ गई। इन दोनों अवस्थाओं में शोप का शमन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब कोई अपन को सर्जरी नहीं करनी, कोई चीरा नहीं लगाना, कोई पाटन नहीं करना, कोई सीवन नहीं करना, कुछ नहीं करना। कि शोप का शमन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, पाक होने से बचाना चाहिए, क्योंकि पाक अवस्था आने पर शोप विशाल मूल वाला विषम विदग्ध हो जाता है तथा उसका दोष अवगाढ़ स्थान में चले जाने से कृत्य साध्य हो जाता है। ये बोल रहा है कि अगर पाक अवस्था आ गई, लास्ट की स्टेज आ गई, तो वो जो घाव बना था, जो वर्ण बना था, मुश्किल से ठीक होगा। इसलिए आम अवस्था और पचमान अवस्था में टैबलेट, गोलियां जो भी आप देना चाहो उसकी सहायता से उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको पाक अवस्था में जाने से रोकना चाहिए। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने वर्णोपचार के 60 उपक्रमों से प्रथम 11 उपक्रम बताएं। कि जो वर्ण उपचार मतलब जो घाव के उपचार के लिए जो ट्रीटमेंट बताया ना आचार्य सुश्रुत ने, उसमें से 11 उपक्रम बताएं कि आम अवस्था पचवन कौन कौन से, आलय, परिसेक, अभ्यंग, संवेदन, बिमलापन, उपना, पाचन, विश्रावण, स्नेहन, बमन, विरेचन। आलेप मतलब कोई लेप लगाते हैं बाहर की तरफ, किसी भी जड़ी बूटियों का लेप अपन लगाते हैं ना, कि पेस्ट सा लगा देते हैं। परिसेक, वही परिसेक यानी सींचन करना एक तरीके से किसी लिक्विड से, कोई रस से, तेल से, जो से भी। अभ्यंग आप समझते हो, स्वेदन आप जानते हो। बिमलापन, बिमलापन एक तरीके से जो सूजन हो ना उस जगह पे सिकाई करते हैं इसकी, एक तरीके संवेदन तरीके से ही है इसकी। बिमलापन एक तरीके से उसकी जो गोली सी बनी हुई थी जहाँ पे सूजन हुई है ना, उसको घटाने की कोशिश करते हैं दबा दबा के। उपना, उपना एक तरीके से बांधते हैं आपको, चरम पट्टी बांधना। पाचन, पाचन मतलब ऐसी औषधियाँ जो उस क्या बोलते हैं, दीपन पाचन वाली औषधियाँ। विश्रावण, वहाँ से रक्त श्रावण करना। स्नेहन आप जानते हो, बमन आप जानते हो, विरेचन आप जानते हो। तो ये किसने बताया, आचार्य चरक ने नहीं, आचार्य सुश्रुत ने बताएं। तो याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो फाइनल में देखेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है कि आम अवस्था पचवन अवस्था में उसको ठीक करना चाहिए। तो वही चीज़ आप आचार्य बागभट्ट ने मानी, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम अपतर्पण लंघन कराना सभी सोपों में सामान्य प्रथम व सर्वश्रेष्ठ उपक्रम बताया। तो आचार्य वाघभट्ट बोलते हैं कि भाई सभी प्रकार के सोपों में सबसे पहले आपको लंघन कराना चाहिए, अपतर्पण या लंघन कराना चाहिए। सभी सोपों में सामान्य प्रथम व सर्वश्रेष्ठ उपक्रम बताया। आचार्य कहते हैं कि आम अवस्था और पचमान अवस्था अर्धपक्व अवस्था में कभी भी छेदन या पाटन आदि ना करे। कि भाई अर्ध मतलब एक तरह की शुरुआत की अवस्था और मीडियम अवस्था जो मैं बताई थी, शुरुआत की 2 अवस्था में कभी भी आपको सर्जरी नहीं करनी है। ऐसे नहीं है कि ठीक है अभी सर्जरी कर देता हूँ, आपको वो बोलते हैं ना कि सर्जरी बनने का ज़्यादा शौक है तो आपने अभी कर दिया, आगे ठीक है अभी मैं इसमें चीरा लगा देता हूँ, तभी तो बोलते हैं कि इसको पक जाने दो तभी चीरा लगवाते हैं। नहीं, जो अध पका होता है उसमें चीरा कभी नहीं लगाता डॉक्टर। अपन बोलते हैं कि भाई ये फुंसी हो गई, इसमें अपन चीरा लगवा के आते हैं ताकि इसकी पस बाहर आ जाए, तो वो बोलता है कि अभी ये कच्चा है, इसको पकने दो तब जाके इसमें चीरा लगेगा, अभी कच्चे में इसको चीरा नहीं लगा सकते। तो ये बोलता है कि आचार्य कहती है आम अवस्था और पचवन अर्ध अवस्था में कभी भी छेदन पाटन आदि ना करें, अन्यथा सिरा, स्नायु के विकार, रक्तस्राव, पीड़ा का बढ़ना, त्वचा का धारण व छत्तजन्य विसर्प हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो कि भाई अगर आप मान लो शुरुआती अवस्था में और मीडियम अवस्था में उसका सर्जरी करोगे, मतलब शस्त्र क्रम लगाओगे, तो उसमें क्या होगा, सिरा स्नायु के विकार, मतलब अगर मान लो कि जहाँ पे सिरा और स्नायु थे वो लिगामेंट्स है ना, वेन्स, ये कट जाएंगी साथ में उस घाव के साथ साथ। रक्तस्राव, खून बहुत ज़्यादा निकलेगा, रुकेगा नहीं। पीड़ा का बढ़ना, दर्द इतना भयंकर हो गई कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। त्वचा का दर्द, और जहाँ पे आपने कट लगाया ना वहाँ से उसकी विकृति बिगड़ जाएगी, एक तरीके से वो ठीक नहीं होगी पूर्णतः। वह छत्तजन्य विसर्प हो जाता है। छत्तजन यानी एक तरीके से विदर्दी माना यहाँ पे, छत्तजन्य विदर्दी, छत्तजन्य विसर्प एक तरीके छत यानी हानि होना,
विसर्प, ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पे विसर्प एक तरीके, विसर्प आप जानते हो ना कि स्नेक लाइक डॉट्स है ना, एक तरीके से उस जगह पे छतजन, वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको हानि हुई है बहुत ज़्यादा, किस चीज़ की, बल की भी हानि हुई है, आपकी त्वचा की, स्किन की कलर की भी हानि हुई है, और मतलब एक तरीके से डॉट 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 हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। तो ये है मतलब उपद्रव। अगर आपने आम अवस्था और पचमान अवस्था मतलब शुरुआत की दोनों अवस्थाओं में सर्जरी कर दी, गलती से बिना ध्यान दिए आपने सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं किया, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। यदि अज्ञानता से पाचन हो गया तो पाचन आहार व पाचन द्रवों से बने उपना का प्रयोग करना चाहिए। ये पाचन द्रव व्रण के अति विरोधी नहीं होने चाहिए। अगर ये बोल रहा है कि भाई गलती से बाई मिस्टेक अगर आपसे भूल चूक हो गई और आपने उसकी सर्जरी कर दी, उस पर चीरा लगा दिया, पाटन कर दिया, तो आपको पाचन आहार पाचन द्रवों से, पाचन द्रव मतलब जो ऐसे द्रव्य जो पाचक अग्नि को बढ़ाते हैं, ठीक है, समझो इस चीज़ को कि अगर आपने अज्ञानता से पाटन हो गया तो पाचन हार व पाचन द्रवों से बने उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। उपना क्या होता है, अपन ने स्वेदन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पाचन द्रव मतलब ऐसी औषधियाँ जो मतलब अपनी अग्नि को बढ़ाएं, मतलब भोजन को पचाएं। उन औषधियों का क्या करें, लेप बनाओ और उस लेप को लपेटो उसके घाव के, और पत्तों से बांध दो। अरंड मूल का पत्ता बताया था मैंने, वो उपना में अपन बांधते हैं ना, चरम पट्टी करते हैं, तो अपना का प्रयोग करना चाहिए। ये पाचन द्रव व्रण के अति विरोधी नहीं होने चाहिए। और ये पाचन द्रव आपको ये भी सेलेक्ट ध्यान रखना है कि उस जो घाव बना है उसके अति विरोधी मतलब उसको बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। कहीं आप जैसे कि वातज पित्तज कफज है, पित्तज मतलब पित्त जो है तो आप उष्ण वाले ले रहे हो, नहीं, आपको शीतल वाले भी लेने हैं। मतलब विरोधी, अति विरोधी नहीं होनी चाहिए, विरोधी चलेगा लेकिन अति विरोधी नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम औषधि सेलेक्टिव आपका अच्छा होना चाहिए। ये नॉलेज कब आएगी औषधि सेलेक्टिव की, सेकंड ईयर में औषधियों के गुण पढ़ोगे, थर्ड ईयर में चिकित्सा करोगे, फोर्थ ईयर में आप इसको अप्लाई करना सीखोगे। ये मतलब एक तरीके से प्रोसेस है। आप फर्स्ट ईयर में तो एक बेसिक फंडामेंटल सीखते हो, सेकंड ईयर में औषधियों के बारे में सीखते हो, ठीक है, डायग्नोसिस करना सीखते हो, थर्ड ईयर में आप अप्लाई करना सीखते हो, फोर्थ ईयर में तो आप डॉक्टर बन जाते हो और बस हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, मतलब लाइव देखते हो पेशेंट को। तो ये होता है। अब देखो आगे, पक्व अवस्था कि अल्प सत्व अल्प बल वाले रोगियों में अतिशय पक्वावस्था होने पर, मर्म आदि के सोप होने पर, धारण क्रम क्षार आदि से, अन्य सभी रोगियों में अवस्थाओं में पाटन क्रम। अब समझो इस चीज़ को कि अल्प सत्व, किसी का सत्व मतलब जो सहन नहीं कर सकता किसी चीज़ को, उसको 10 बार क्वेश्चन पूछो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, बार बार कुछ बात करो तो वो नहीं करेगा। अल्प सत्व मतलब जल्दी अपना संयम खो देना। तो अल्प बल वाले कमज़ोर है, मतलब उसमें जैसे बालक है, ठीक है, स्त्री है, गर्भिणी स्त्री है, वृद्ध व्यक्ति है, अल्प बल वाले रोगियों में अतिशय पक्वावस्था होने पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पक गया, एक तो पका है, एक है अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा पक्व। मर्म आदि, मर्म क्या होता है, जहाँ पर आघात लगने पर मृत्यु हो जाए, ठीक है, मृत्यु की संभावना रहे, उन जगह पे वहाँ पे चोट लग जाए, तो मर्म आदि के सोप होने पर धारण कर्म मतलब छार, छार कर्म समझते हो, छार कर्म एक धागा बनाए जाते हैं, छार सूत्र, जैसे अपने अब जहाँ पे जो पाइल्स होता है वो भी क्या एक तरीके से एनस क्या अपना मर्म है, तो वहाँ पे अपन शस्त्र कर्म नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं, छार कर्म करते हैं, ताकि वो छार कर्म से आराम से कट के वो बाहर आ जाए। जो पाइल्स था मतलब छार मतलब धागा बांध देते हैं, ताकि वो जो पस था, वो घाव था, वहाँ से उस छार की क्रिया से ठीक हो जाए, वहाँ पे जो भी चीज़ थी वो कट के अलग हो जाए। और अन्य सभी रोगियों में इन सब के अलावा और अन्य अवस्थाओं में क्या करना है, पाटन मतलब चीरा लगाना है, इंसिजन लगाना है, और पस को बाहर निकालना है और उसको साफ करना है और पट्टी कर देनी है, बस हो जाएगा काम ठीक। एक तरीके से बोलते हैं ना कि फर्स्ट अपन जो भी छोटा सा चीरा लगाते हैं ना, एक तरह इंसिजन लगाते हैं, पाटन करते हैं, पाटन यानी इंसिजन लगाना, चीरा करना, ताकि वो जो पस थी अंदर से बाहर आ जाए, और उसको फिर साफ करके अच्छी तरीके से उसको फिर पट्टी बांध देते हैं। या फिर एक और आएगा, एक वर्ड आएगा वीलेक्सी का कुछ ऐसे आएगा, वो उसको प्रवेश करा दे ताकि वो ठीक हो जाए। अब समझो इसको कि अन्य सभी रोगी अवस्थाओं में पाटन क्रम करना है। उन्नत पुह का तुरंत निहरण करें, उत्पन्न पुह का तुरंत निहरण करें, अन्यथा वह सिरा स्नायु रक्त मांस को जला देती है। अब देखो जो पस होती है ना वो जला देती है, देखो इतनी क्योंकि पित्त की वजह से होती है ना, पित्त की वजह से पाक होता है, और वो क्या होती है बहुत उष्ण होती है, वो जला देती है। उत्पन्न पुह का तुरंत निहरण करें मतलब उसको बाहर निकालें, अन्यथा वह सिरा स्नायु रक्त मांस को जला देती है। आचार्य कहते हैं कभी भी आम अवस्था में छेदन आदि कर्म ना करें, कभी भी पक्वावस्था आने पर उपेक्षा ना करें। अब ये बोलते हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि भाई आम अवस्था में तो छेदन नहीं करें, पाटन नहीं करें, लेकिन पाक अवस्था आ गई तब भी आप नहीं कर रहे हो,
तो उसकी अपेक्षा भी नहीं करें, मतलब पाक अवस्था आने पर तो तुरंत करो कि ये पक गया, अब इसमें पाटन लगा लो, इसमें चीरा लगाओ और इसको पस को बाहर निकालो सबसे पहले। अगर पस को बाहर नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे सुस्थिर स्थान, खाली स्थान को बढ़ा देगी, वहाँ पे मांस रस रक्त उसको खाती रहेगी और घाव बढ़ता रहेगा। ये बात ध्यान रखना। पक्व अवस्था की अपेक्षा करने से नाड़ी उत्पन्न हो जाती है। नाड़ी यानी एक तरीके से बहुत हैवी घाव, मतलब अंदर से अंदर तक बहुत गहरा घाव बन जाता है और उसको ठीक होने में फिर सालों लग जाते हैं। क्षतजन्य विसर्प हो जाता है, एक तरीके से वही पूरी जगह पे वहाँ का मतलब पूरी जो स्ट्रक्चर थी ना वहाँ पे रस रक्त मांस पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब एक क्षत नुकसान होना, मतलब वहाँ की जो पोटेंशियल क्षमता थी वहाँ कम हो जाएगी। और विसर्प मतलब और पूरी जगह आसपास वहाँ पे क्या हो जाते हैं, विसर्प लाइक मतलब डॉट हो जाते हैं। ये मतलब नाड़ी नाड़ी तरीके से गहरा वर्ण, बहुत गहरा घाव। ठीक है, तो आप ये बोलना चाहते हैं, समझो कि आम अवस्था में छेदन आदि कर्म ना करें। शुरुआती की आम अवस्था और 55 अवस्था में तो नहीं करनी है, लेकिन पाक अवस्था में अपेक्षा भी ना करें, उपेक्षा भी ना करें। कहने का मीनिंग ये है कि उसका इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए। कौन सी अवस्था में? पाक अवस्था में। इसलिए ऐसा करने वाले वैद्य को स्वच्छ या चांडाल खा गया। क्वेश्चन आता है कि चांडाल वैद्य किसे खा गया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चांडाल वैद्य किसे खा गया, या स्वपच स्वपच या चांडाल वैद्य, कि वो वैद्य जो आम अवस्था में या 55 अवस्था में छेदन या पाटन क्रम करते हैं, या फिर पक्वान अवस्था की अपेक्षा करते हैं, ठीक है, उपेक्षा करते हैं उसको, मतलब उसमें छेदन या पाटन नहीं करते और नाड़ी व्रण उत्पन्न कर देते हैं या क्षतजन विसर्म उत्पन्न कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चांडाल वैद्य बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे आंसर देना आना चाहिए। तो एक ही लाइन में से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको उनके आंसर देना आना चाहिए। तो समझ में आया ना चांडाल वैद्य कौन है? मतलब एक तरीके से उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको क्या करना है उसको यही नहीं पता कि कब क्या करना है, और वो उल्टे काम कर रहा है, तो उसको चांडाल वैद्य बोलेंगे। क्योंकि वो रोगी को ठीक करने के बजाय उसके रोग को कृत साध्य या असाध्य की तरफ बढ़ा देता है। या फिर इसकी आप परिभाषा ये भी दे सकते हो कि वह वैद्य, वह डॉक्टर जो मतलब रोग को ठीक करने के बजाय असाध्यता या कृत साध्य की ओर लेके जाए, सामान्य रोग को मतलब नॉर्मल ठीक होने वाले रोग को भी वो कृत साध्य बना दे या फिर असाध्य बना दे, उसको चांडाल वैद्य बोलते हैं। मतलब उसको ट्रीटमेंट करना आता ही नहीं। समझ में आ गया चांडाल वैद्य की परिभाषा? अब देखो पक्व शोभ चिकित्सा छेदन विधि। अब मान लो यह पक्व शोध, क्योंकि अपन ने आम शोध या पकवान शोध 55 शोध की देख ली कि भाई लंघन कर्म करवाना है, लेकिन अब पक्व शोभ की चिकित्सा में दो आता है, छेदन विधि या पाटन विधि। तो छेदन कब करना है, पाटन कब करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, वो सारी अपन चीज़ें देखेंगे। देखते हैं शस्त्र क्रम करने वाले वैद्य के गुण। ये क्वेश्चन आता है कि शस्त्र वैद्य के गुण क्या है, शस्त्र क्रम करने वाले जो सर्जरी करते हैं ना उस वैद्य के गुण बात पूछ रहा है कि शस्त्र क्रम करने वाले वैद्य के गुण। शौर्य, शौर्य किसमें बोलते ना कि प्रसिद्ध होना चाहिए, किसमें? शस्त्र क्रम में, कि उसको मतलब सर्जरी अच्छे से आनी चाहिए, वो अपने काम में दक्ष हो। आशु क्रिया, शीघ्र काम करने वाला, तीक्ष्ण शस्त्र युक्त, मतलब उसके जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो शार्प होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें जंग लगी हो, उसमें कि मतलब उसकी साफ सफाई नहीं हो, मतलब तीक्ष्ण शस्त्र युक्त, मतलब उसके जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो पूरी तरीके से सम्यक और नियमित होने चाहिए। अस्वेद, पसीना नहीं आने चाहिए उसको, क्योंकि पसीना आएगा तो एक तरफ गंदगी रहती है और मतलब फिसलन होती है शस्त्रों को पकड़ने में। अब पत्तों मतलब कंपन नहीं होना चाहिए, जैसे ही शस्त्र को पकड़ा और उसके हाथ में काँप रहे हैं कि इंजेक्शन लगाना है, चीरा लगाना है, कहीं गलत नहीं कर जाए, वो काँप रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, असंभव मतलब उसको घबराना नहीं है। तो शस्त्र कर्म वाले बनते जो सर्जरी, जो MS मास्टर ऑफ सर्जन जो करता है ना, उसमें ये गुण होने चाहिए। शौर्य कि अपने शस्त्र क्रम में मतलब उस सर्जरी में उसको शौर्य हो, मतलब एक तरीके से ज्ञाता हो कि ये डॉक्टर सर्जरी बेस्ट करता है। आशु क्रिया, शीघ्र काम करने वाला हो, उसके शस्त्र सही होने चाहिए, इन्फेक्शन रहित होने चाहिए, मतलब एक तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसे उसको पसीना नहीं आना चाहिए, उसके काँपने से नहीं चाहिए हाथ, और उसको घबराना नहीं चाहिए। ये उसमें कौन है? वैद्य के गुण है, शस्त्र कर्म करने वाले वैद्य के गुण। अब देखो अपन पक्व शोभ की चिकित्सा कर रहे थे, छेदन विधि। तो पूर्व क्रम क्या है, प्रदान क्रम क्या है? कि तीक्ष्ण मदपान कराएं, दोनों की बात कर रहे हैं, छेदन की और पाटन की। ठीक है, कि पूर्व क्रम में क्या होता है, अपन वही पूर्व क्रम प्रदान क्रम पश्चात क्रम देखते हैं। तो तीक्ष्ण मदपान कराएं जिससे कि वह शस्त्र का अनुभव ना कर सके, वेदना सह सके। अब आगे एनेस्थीसिया तो आप देने लग गए अपन, क्योंकि अब डेवलप हो गई साइंस, एनेस्थीसिया शून्य कर देते हैं। पहले क्या करते थे, उसको दारू पिला देते थे। दारू पिलाने से क्या होता था,
तीक्ष्ण मदभांग जैसे शस्त्र का अनुभव, ताकि कोई चोट लगे ना, अब बोलो कि शराब पिया हुआ व्यक्ति को उसको कुछ भी करो उसको असर ही नहीं पड़ता, तो वैसे शस्त्र का अनुभव ना कर सकते और वेदना को दर्द को सह लेता था वो। अन्नपान खिलाएं जिससे मूर्छा ना आए, और उसको मतलब अच्छा खाना पाना खिलाएं ताकि उसको मूर्छा ना आए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को मूर्छा जल्दी आती है, तो खाना खाने से एनर्जी बनी रहती है, उसको बेहोशी नहीं होती। कुछ रोगों में उक्त दोनों ही पान नहीं कराना चाहिए, मूड गर्म, अश्मरी, मुख रोग और उदर रोग। और मान लो कि आपको दारू भी नहीं पिलानी है और अन्न भी नहीं खिलाना, कौन कौन से में? मूड गर्म, अश्मरी, मुख रोग, उदर रोग। मूड गर्म क्या होता है कि कोई बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी मतलब कोई माता है, उसका बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया तो मूड गर्भ, या फिर वो विकास नहीं कर रहा, वृद्धि नहीं कर रहा, और मतलब सुप्त हो गया, लीन हो गया, ठीक है, मतलब एक तरीके से ना उसमें एक्टिविटी है, ना वो उसको पता ही नहीं चल रहा कि जिंदा है मर गया, तो उसको ना वो ग्रोथ कर रहा, तो उसको निकालने के लिए। अश्मरी कोई पतरी है, मुख रोग और उदर रोग, इन सब में आपको ना तो दारू पिलानी है ना अन्न खिलाना, इनमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको सर्जरी करनी है। आचार्य सुश्रुत ने मूड गर्म आचार्य सुश्रुत का छोड़ो, लिख रहा है कि इन सभी रोगों में अयुक्त वत कर्म करने को आएगा, मतलब ऐसा कर्म नहीं करने को बोला है कि ये आपको ना तो दारू पिलानी ना अन्न खिलाना, वही बात बताइए सेम। अब देखो प्रदान क्रम, पूर्व क्रम में बता दिया भाई एक तरीके से, पूर्व क्रम में क्या किया है, उसको पेन सहने के लिए, दर्द सहने के लिए उसको दारू पिलाई है, ठीक है, मूर्छा नहीं आए, बेहोशी नहीं आए, इसलिए उसको खाना खिलाया, ये है पूर्व क्रम। अब प्रदान क्रम देखो, रोगी को पूर्व मुख कर बैठाएं, उसका पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा दें। शस्त्र का प्रयोग अनुलोम, बालों की दिशा में करें, जैसे शस्त्र कट किस दिशा में लगाना है, जैसे जिस दिशा में बाल हैं, जैसे कि बाल उसके मान लो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो उसी दिशा में कट लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं बाल, उसकी बालों की स्ट्रक्चर देखो तो उस हिसाब से कट लगाना है। यह ज्ञान करना चाहिए कि सोप छेदन योग है या पाटन योग, और आपको पता होना चाहिए कि छेदन करना है कि पाटन करना है। पाटन यानी चीरा होता है, छेदन यानी काट कर अलग करना होता है, ठीक है, उस घाव को मतलब कोई घाव बन रहा है वहाँ से स्किन को काट के अलग कर दो, ठीक है, ये घाव है, ये ग्रंथि सड़ गई है, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, तो ये छेदन है कि पाटन? पाटन ने ओनली चीरा लगाना होता है, मैंने ये पहले बता दिया। देखो यहाँ पे एक्स, छेदन यानी काट कर अलग करना, यहाँ पे देखो, और भेदन यानी चीरना, इंसिजन मतलब पाटन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि छेदन करना है कि पाटन करना है। ये आप कैसे पता करोगे? देखो सर्जरी चल रही है एक तरीके से, ये छेदन योग्य सोप, पाक सम्यक ना हुआ हो, कठिन स्थिर सोप हो, स्नायु का कोत हो रहा हो। कहने का मीनिंग है कि जो पाक सम्यक ना हो, जो पाक अवस्था आई है ना, जो पचा है वो सम्यक ना हुआ हो, मतलब ठीक प्रकार से नहीं हुआ हो, मतलब कभी थोड़ी जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह हुआ हो, मतलब 5-6 जगह ऐसा हुआ हो, ठीक है। कठिन हार्ड स्ट्रक्चर हो, स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो, मतलब स्नायु का कोत हो रहा, जो लिगामेंट्स है वो सड़ रहा हो, उसमें क्या करना है? छेदन। पाटन क्या करना है? अंदर सम्यक पाक हो, मतलब पूरी मवाद भरी हुई हो अंदर, मतलब एक तरीके से, ठीक है, बिना मुख वाला सोप हो, उसका कोई मुख ना हो, पूरी बस मवाद भरी है, बहुत ज़्यादा पस भरी है, गंदगी भरी है। उत्संग हो, मतलब उठा हुआ हो, उत्संग यानी उठा हुआ, मतलब अब क्योंकि पस भरी है तो एकदम उठा हुआ होगा। गतिशील सोप हो, गतिशील सोप का मतलब उसमें अपन उंगली लगाएंगे तो नीचे दब जाएगा, अगर आपने उंगली हटा दी तो वापस आ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसमें पस भरी हुई है, पानी लिक्विड जैसा भरा हुआ। तो ये इसमें पाटन करना है, इसमें छेदन करना है, ये आपकी लक्षण होना चाहिए कि उस चीज़ को वहाँ से कट लगाना है या फिर बस ओनली चीरा लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब करेंगे, पहले करेंगे पाटन विधि, फिर करेंगे, देखो पहले है पाटन विधि, फिर है छेदन विधि। तो पाटन विधि कर लेते हैं। ज़्यादा पाक होने पर भी 2 अंगुल से ज़्यादा लंबा चीरा ना लगाए, ऐसी अवस्था में उस चीरे में 2 से 3 अंगुल समीप और भी चीरा लगा दे। कहने का मीनिंग ये है कि भाई अपन पाटन लगा रहे हैं, मतलब एकदम चीरा लगा रहे हैं उसमें, तो ज़्यादा पाक होने पर भी, कितना ही ज़्यादा पाक हो, लेकिन 2 अंगुल से ज़्यादा चीरा नहीं लगाना। ऐसी अवस्था में उस चीरे में 2 से 3 अंगुल समीप और भी चीरा लगा सकते हैं। और मान लो कि घाव बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हुआ है उसमें, तो उसके पास में ही 2 से 3 अंगुल समीप उसके दूसरा चीरा लगा दो, लेकिन एक चीरे को पूरा मत बनाओ, मतलब ऐसे नहीं कि एक पूरा लंबा लंबा बना दिया, नहीं, उसमें बीच में जगह छोड़ के दूसरी जगह बना दो, मतलब दूसरा चीरा लगा दो, 2 अंगुल से ज़्यादा लंबा नहीं लगाना। फिर एसणी से भली प्रकार चारों तरफ ढूंढकर जहाँ भी पू का अतिमार्ग लगे, वहाँ उत्संग लगे, वहाँ भली प्रकार पुआदि का आशय से रहित एक व्रण बनाए। इसे वैध निमित्त व्रण भी कह सकते हैं। अब समझो इस चीज़ को कि फिर ऐसणी, ऐसणी क्या होती है? एक तरीके से यंत्र होता है, अपन ने पढ़ा था ना ऐसणी यंत्र, जैसे मैं बताऊँ, ये ऐसणी है, ठीक है। फिर ऐसणी से भली प्रकार चारों तरफ ढूंढकर जहाँ भी पुहू का अति मार्ग लगे, यहाँ
यहाँ उत्संग लगे वहाँ भली प्रकार के पू आदि आशय से रहित एक वर्ण बनाए। कि पहले इस एषणी को प्रवेश कराओ उसमें और उसको चेक करो कि ये कहाँ कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ तक। ये एक तरीके से चेक करने का तरीका है कि कहाँ तक पस है, कहाँ तक गंदगी भरी हुई है, कि कहाँ तक ये घाव बना हुआ है। ये एक तरीके से चेक करने का आप सीखोगे फाइनल ईयर में। एक तरीके से छोटी सी नली होती है, उसको प्रवेश करा के पता करते हैं कि ये घाव कहाँ तक बना हुआ है। कहाँ तक बना हुआ है इसका मतलब ये है कि इसकी पहुँच कहाँ तक है, तो उस पर पता कर लिया एषणी से। चारों तरफ ढूंढ, जहाँ भी पू का अति मार्ग लगे वहाँ उत्संग ले, वहाँ भली प्रकार पू आदि से आशय से रहित एक वर्ण बनाए। अब आपको पता लग गया कि भाई यहाँ तक ये घाव फैला हुआ है, तो उसके अतिरिक्त रहित एक वर्ण बनाए, मतलब एक डॉक्टर घाव बनाएगा, खुद बनाएगा। ठीक है, इसे वैद्य निमित्तिज वर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि वैद्य के द्वारा घाव बनाया गया है। क्योंकि अपन ने मान लो कि जैसे कि ये देखो, ये घाव है, ठीक है, अपने यहाँ पे चीरा लगाया, तो इसमें से अपन ने एषणी प्रवेश कराई, तो ये पूरे एरिया में चेक करेगा कि यहाँ तक घाव है। तो ये बोल रहा है कि वहाँ भली प्रकार पू आदि ने आशय से रहित, पू आदि ने से आशय से रहित, मतलब जहाँ पे पस नहीं है वहाँ पे एक घाव बनाओ। कौन? वैद्य निमित्तिज। वैद्य निमित्त मतलब वैद्य के द्वारा बनाया हुआ एक घाव, मतलब घाव मतलब कट लगाना। कहने का मीनिंग है कि कट लगाना। यह वर्ण विशाल, सुविक्त, निराश्य व आयताकार होना चाहिए। कौन सा? जो वैद्य बनाया जाता है ना, विशाल, सुविभक्त, निराश्य व आयताकार होना चाहिए। ये थोड़ा सा कट लगाना आयताकार आकार में। प्राप्त काल कर होना भी वैद्य का निमित्त वर्ण लक्षण होता है, सही समय पर वर्ण का बनना। कहने का मीनिंग ये है कि आपको क्या करना है कि जितना भी एक बाउंड्री लाइन करनी है, अब समझो इस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि एक बड़ा सा एरिया में अपने जैसे पैर के अपने यहाँ काफ रीजन है, वहाँ पे कोई चोट लग गई, घाव बन गया, सिंपल सी बात, घाव बन गया, तो आपने कट लगाया। अब एषणी प्रवेश कराई, एषणी एक नली का जैसी होती है, एक छोटी सी डंडी होती है, कहाँ कहाँ घाव है वो पता लग गया, तो ठीक है, घाव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे अपन को क्या लगाना है, एक चीरा लगाना, वैद्य निमित्त द्वारा घाव, ताकि पास पास के किनारों से पूरी गंदगी को बाहर निकाल सके। ठीक है, देखो बाहर से देखने पर तो वो घाव वाले स्थान नहीं है, घाव से देखने पर तो वो लग नहीं रहा कि यहाँ तक भी घाव, लेकिन एषणी जो अपन ने प्रवेश कराई थी नली का, ये नली का ऐसी, उससे पता लगा कि ये अंदर तक भी फैला हुआ है, अंदर तक फैला हुआ, तो जहाँ पे ये फैला हुआ उसके किनारे पे एक घाव बनाओ ताकि वहाँ से भी गंदगी बाहर निकल सके। ठीक है, अब है छेदन विधि। तो ये पाटन विधि बताई कि भाई 2 अंगुल से ज़्यादा लंबा चीरा नहीं लगाए। अब है छेदन विधि, कि छेदने की दिशा, त्रियक दिशा, मतलब 2 तरीके से होते, एक तो बिल्कुल सीधा और एक त्रियक। ललाट, भ्रू, दंत सेवक, दंत वेसेवक, मसूड़े, जत्रु, ठीक है, क्लेविकल, कुक्षी, कक्षा, अक्षिकूट, मतलब अक्षिकूट है नहीं, आंखें की आई बोल्स थी ना, ओष्ठ, ओंठ, कपोल, गाल, गल, गला, वंक्षण में हुए व्रण में त्रियक छेदन, मतलब इन जगहों पे आपको क्या करना है, त्रियक छेदन का मतलब तिरछा, तिरछा मतलब इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है, तिरछा छेदन करना है, तिरछा कट लगाना है। ठीक है, अन्य स्थानों पर त्रियक छेदन न करें, अन्यथा सिरा स्नायु का पाटन नष्ट, मतलब एक तरीके से अन्य स्थानों पर, इन स्थानों के अलावा अन्य जगह पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा नॉर्मल जैसा करते हैं वैसा आपको कट लगाना है, उसको काट के बाहर निकाल देना, सिंपल सी बात है। सुश्रुत बोलते हैं कि चंद्रमंडवत छेद पाणी या पाद में, अर्धचंद्र का छेदन गुडराय मेड में करें। सुश्रुत वाला कोई जरूरत नहीं है याद करने की आपको फर्स्ट ईयर में, ये तो लिखा हुआ है इसलिए छोड़ो इसको। अब देखो यहाँ पे अपन कर रहे थे 3 तरह के क्या थे, सोप, आम, पचवन, पक्व। ठीक है, इनके लक्षण देख लिए थे, कारण देख लिया। आप चिकित्सा कर रहे थे आम की पचवन अवस्था में भाई औषधियाँ समन करना है, ठीक है, फिर पक्वावस्था है, पक्वावस्था में करना था भाई पाटन या छेदन करना है। तो किस किस को पाटन कर सकते हैं, किस किस को छेदन कर सकते हैं, वो अपन ने देख लिया था। पूर्व क्रम अपन ने देख लिया, प्रधान क्रम अपन ने देख लिया, पाटन विधि अपन ने देख ली थी। ठीक है, छेदन विधि अपन कर रहे थे। छेदन विधि में अपन ने ये हो गया था भाई इन दिशाओं में सीधा करना है और बाकियों में क्या करना है, मतलब इन दिशाओं में तो त्रियक करना है, इन मतलब इन क्षेत्रों में, बाकियों में क्या करना है, सीधा करना है। अब आते हैं पश्चात क्रम, क्योंकि पूर्व क्रम हो गया, प्रधान क्रम हो गया, प्रधान क्रम में 2 विधियाँ आ गई, छेदन और पाटन। आप करेंगे पश्चात क्रम। पश्चात क्रम हाँ कर लेते हैं, 10 मिनट अभी तो। शस्त्र को निकाले तथा रोगी को शीतल जल मुख आदि से सिंचन व आश्वासन दे। इस शस्त्र को निकालें, शस्त्र को निकालने का मीनिंग ये है तथा रोगी को शीतल जल मुख आदि से सिंचन व आश्वासन दे, कि जो अपन ने शस्त्र लगाया था ना एषणी फेषणी वो सब बाहर निकाल लो और रोगी को शीतल जल पानी पिलाओ और आश्वासन दो भाई ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्रणों के चारों ओर दबाकर कवास से धोएं, फिर रुई से पानी को सुखाएं। कि व्रण को चारों ओर दबाकर कसाय से धोएं, कि भाई जो भी गंदगी था वो निकल जाए, और कसाय रस से
कसाय कल्पना से, कल्पना बोल दो या रस, रस बोल दो, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कल्पना बोली है, कसाय कल्पना या फिर रस, रसी है कसाय रस से आप इसको धोएं। फिर रुई से पानी को सुखोएं, कि भाई जो भी उसमें पानी था ना अपने धोने की वजह से, उसको सुखा ले, पानी जो कॉटन होता है। फिर वर्ण धूपन करे, गूगल अगरू सरसों इगरू सरजस नमक वज विश्वत इन घी में मिलाकर धूपन करे। और उस घाव पे धूमपन, ये धूमपान होता है ना एक तरीके से, उसी तरह धुआं प्रवेश कराएं एक तरीके से। फिर तिल तलक घी मधु से लिप्त वर्ती को घृण वर्ण में आच्छित करें। फिर तिल कलक घी मधु से लिप्त, मतलब तिल कलक यानी तिल कट्टू होता है ना एक तरीके से, तिल यानी अपन जो गजक बनती है, गजक तिल, उससे एक तरीके से तिल कलक, एक तरीके से उनका चूरा, घी मधु यानी शहद में लिपटी वर्ती, वर्ती क्या होती है एक तरीके से ऐसी होती है, पतली होती है, मतलब किनारों से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, लिप्ट वर्ती को वर्ण को अच्छित करें, कि उसमें घाव में लगानी है उसको, ठीक है। फिर घृत मिश्रित सत्तू रखकर ऊपर से मोटी पट्टी रखकर सावधान पूर्वक वर्णबंधन करें। वर्णबंधन वर्ण के पार्श्व में करें, ऊपर या नीचे नहीं। कि फिर घृत मिश्रित सत्तू रखकर ऊपर से, घृत मिश्रित मतलब घी मिलाया हुआ सत्तू, सत्तू क्या होता है, जौ के आटे का मिला, जौ का आटा होता है ना, सिके हुए जौ का आटा, ठीक है, वो होता है जौ का सत्तू, ठीक है। उसमें घी मिला लो, फिर ऊपर से मोटी पट्टी रखकर उसको लगाओ, फिर मोटी पट्टी रखो, सावधानी पूर्वक वर्ण बंधन, मतलब उसकी पट्टी कर दो, बंधन यानी पट्टी करना, अपन पढ़ेंगे बंधन चैप्टर इस टॉपिक में। वर्ण बंधन वर्ण के पार्श्व में करें, ऊपर नीचे नहीं करें, कि उसके जो घाव है ना उसके बगल में बांधे। आप ऊपर नीचे बांध देते ना जोर से टाइट से, नहीं, ऊपर नीचे नहीं बांधना है, बगल में बांधना है। पट्टी सूची दृढ़ सूक्ष्म कवलिका विषेका धूपन दिगई के गुण मृदु सलक्षण निर्वली वाली युक्त नाव। कहने का मीनिंग ये है कि भाई कि सूची यानी स्वच्छ होनी चाहिए, जो अपन पट्टी बांधेंगे ना, जो बंधन करेंगे वो स्वच्छ होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, सूक्ष्म से छोटे छोटे छिद्र होने चाहिए। जो अपन पट्टी बांधते हैं आजकल वही सूक्ष्म ही तो होते हैं। कवलिका, कवलिका यानी क्या होता है, गद्दी, गद्देदार होनी चाहिए। विषय की अविकिसी यानी वर्ती, वर्ती एक तरीके से क्या होता है, मैंने बताया ना वर्ती, ये किनारों से पतली बीच में से मोटी होती है, उसको लगा के, ये औषधियाँ वाली होती हैं। धूपन दी गई के, धूपन जो दी गई है अपन को, ऐसी अपन को क्या करनी है, पट्टी बांधनी है। मृदु सलक्षण निर्वली, ये गुण नहीं होना चाहिए उसमें, मृदु नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खींचते ही टूट जाए थोड़ी सी भी। सलक्षण चिकनी नहीं होनी चाहिए, निर्वली ये गुण वाले नहीं होनी चाहिए। मतलब कौन कौन सी होनी चाहिए, सूची होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, कवेलिका और विकेसिका और धूपन दी गई होनी चाहिए, और मृदु सलक्षण और निर्वली मतलब वली युक्त ना हो, मतलब उसमें झुर्रियाँ नहीं हो, मतलब उसमें गांठ सी, ऐसे बोलते हैं ना कि कपड़ा बिल्कुल मैला सा ना हो, बिल्कुल झुर्रियाँ टाइप की नहीं हो, बिल्कुल साफ होनी चाहिए और प्लेन होनी चाहिए। ये गुण नहीं होना, मृदु सलक्षण और निर्वली नहीं होनी चाहिए। बलि दें, मांस खाने वाले राक्षसों से रक्षा करने के लिए राक्षसों की बलि दें। अब ये बलि क्रम पहले चलता था लेकिन अब तो बंद हो गया। सिर पर धारण करें लाली प्रसन्नपर्णी सालपर्णी जटामासी, ये क्या है, एक तरीके से औषधियाँ हैं, इनका मतलब सिर पर धारण करना। पहले देखो आजकल तो बहुत सारी विकसित हो गए, ये पहले की ट्रीटमेंट बता रहे हैं। उष्ण जल स्नान पत्य आहार विहार आदि करें, गर्म पानी से नहाना चाहिए और अच्छा खाना पीना खाना चाहिए। ना करें दिवा सोपन, मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर करने से क्या होगा, कंडू होगी, लालिमा होगी, सोप पू वेदना उत्पन्न होगी। अगर आप दिन में सोओगे तो खुजली होगी, लाल हो जाएगा, सोप मतलब दोबारा से सूजन हो जाएगी, पू यानी पस पड़ेगी और दर्द उत्पन्न होगा। ना करें स्त्री स्मरण, मतलब स्त्रियों का भी स्मरण नहीं करें, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी भी ना करें। दर्शन स्पर्श भी ना करें, उससे क्या होगा, शुक्र क्षरण और संभोग जन्य दोष उत्पन्न होते हैं। ये मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने से, ज़्यादा एक्टिविटी करने से दोष उत्पन्न होते हैं, वो सारे दोष पैदा हो जाएंगे। मेहनत करने से, उस समय मेहनत भी नहीं करनी है, नहीं तो मेहनत करोगे सोप होगी। रात्रि जागरण करोगे तो लालिमा आएगी, मतलब रात्रि में सोना है। दिवा सवरण नहीं, दिवा सौपन है, इसको ठीक कर लेना। दिवा सौपन से दर्द होगा और संभोग से मृत्यु होगी। मतलब आपको संभोग भी नहीं करना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं करना, दिन में भी नहीं सोना, रात्रि में सोना है और मेहनत नहीं करनी, ठीक है। पत्याहार विहार सेवन, पुराना अन्न जांगल मांस घृत उज्ज्वल सेंधव आंवला, ये है पत्य, मतलब इनका सेवन ज़्यादा करना है। अपत्याहार नवीन धान विदाई अन्न तिल उड़द दूध गन्ना मद पित्तवर्धक रस युक्त आहार जांगल मांस रस को छेड़कर सभी रस। कहने का मीनिंग है कि देखो ये पुराना अन्न कि मतलब जो 4 से 6 मन पुराना पैदा हुआ अनाज, जैसे गेहूँ 6 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। अन्न जांगल मांस का सेवन, घी सेंधव नमक आंवला इनका डेली सेवन करो। नवीन धान मतलब जैसे ही आज पैदा हुआ खेत से निकाला उसको मत खाओ। विधाई अन्न जो मतलब जलन पैदा करे,
तिल को नहीं खाना चाहिए, उड़द को नहीं खाना चाहिए, दूध भी नहीं खाना चाहिए, गन्ना भी नहीं खाना चाहिए, मद्य, शराब, पित्तवर्धक जो पित्त को बढ़ाएं ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, जांगल मांस को छोड़कर सभी शेष मांस रख, जांगल मांस खा सकते हो, बाकी और कोई मांस भी नहीं खाना है। सुश्रमा, बाल खसकी बनी पंखी से व्रण पर हवा करें, खुजाएं नहीं। मतलब अपन हवा करते हैं ना बाल या खसी से, मतलब बीजना बनाते हैं, बीजना बोलते हैं, बीजना जिससे हवा करते हैं, उससे हवा करते हैं, खुजाएं नहीं, अगर खुजली लगे तो उस पर। व्रण में पुनः प्रक्षालन, सामान्यतः तीसरे दिन व्रण क्रम करें, पट्टी बदलें, जल्दी करने पर तीव्र व्याथा ग्रंथि उत्पत्ति होना, व्रण देर से बतरा। कि व्रण में पुनः प्रक्षालन सामान्यतः तीसरे दिन व्रण क्रम करें, मतलब 3 दिन में पट्टी बदलनी है। अगर जल्दी करोगे, डेली पट्टी बदलोगे तो तीव्र व्याथा, दर्द होगा, ग्रंथि उत्पत्ति हो जाएगी, गांठ पैदा हो जाएगी, और व्रण देरी से भरता, जो घाव है ना वो देरी से भरेगा। हेमंत शिशिर वसंत में तीसरे दिन पट्टी करें। ये 2 ऋतुएं बताइए, हेमंत और शिशिर, उसमें तीसरे दिन, ग्रीष्म और शरद में दूसरे दिन, और ग्रीष्म शरद में दिन में 2 बार, ग्रीष्म वर्षा शरद में दूसरे दिन। ये बोलता है, कौन बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं कि हेमंत शिशिर वसंत में तीसरे दिन पट्टी करें और ग्रीष्म वर्षा शरद में दूसरे दिन। लेकिन भागवत क्या बोलते हैं कि ग्रीष्म शरद में दिन में 2 बार करें। कौन से में, पित्तज रक्तज, अगर पित्तज और रक्तज वाला वर्ण है, घाव है, पित्त और रक्त की वजह से उत्पन्न होने वाला है, तो 2 बार करना चाहिए। वर्ण के भर जाने के बाद भी अजीर्ण, व्यायाम व्यव्याव आदि, अत्यधिक हर्ष, क्रोध आदि भी छोड़ दें। ये बोल रहा है कि भाई जब घाव भर गया, ठीक भी हो गया ना, उसके बाद में आपको ऐसा खान पान नहीं करना जिससे अजीर्ण पैदा हो जाए, व्यायाम नहीं करना ज़्यादा, व्यायाम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी, आदि अत्यधिक हर्ष, ज़्यादा खुश भी नहीं होना, और क्रोध भी नहीं करना, ये सब आपको छोड़ देने चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ण भर जाने का मतलब जो सर्जरी है ना, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद में बताया कि आपको अजीर्ण, व्यायाम व्यायाम यानी सेक्सुअल एक्टिविटी आदि, अत्यधिक खुश होना, गुस्सा होना, ये आपको त्याग देना चाहिए। अब करेंगे अपन 20 केसी का, जो अपन कल करेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं करते हैं, दी एंड। समझ में आना थैंक यू चाहिए। सर। यस सर। थैंक यू।